हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि है मिसकैरेज। एक नॉर्मल लेमैन टर्म में इसको मिसकैरेज कहते हैं और हमारे मेडिकल लैंग्वेज में हम इसको अबॉर्शन कहते हैं। अगर कभी भी प्रेगनेंसी आपकी स्टार्टिंग से लेके 20 वीक्स तक, यानी जो आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड मेंसेस का फर्स्ट डे से लेके 20 वीक्स तक, अगर इसके बीच में कभी भी आपका अबॉर्शन या मिसकैरेज हो जाए तो हम उसको मिसकैरेज या फिर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कहते हैं। अगर यही चीज़ पहले 3 महीने में हो तो उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन कहा जाता है, और अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद मतलब पहले 3 महीने के बाद 20 वीक्स तक कभी भी होता है तो हम इसको सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन बोलते हैं। इसका ये एक बहुत ही डिवास्टेटिंग चीज़ है। कभी कभी कपल्स इतने टाइम तक ट्राई करते हैं और ट्राई करने के बाद सडनली अबॉर्शन हो जाता है, तो वो एक बहुत ही इमोशनली ड्रेनिंग चीज़ है ये, और बहुत ही फिज़िकली और इमोशनली कपल को, उसकी फैमिली को, लेडी को, सबको इफ़ेक्ट करती है। अगर अबॉर्शन ज़्यादा बार यानी 2 से 3 बार अगर किसी का अबॉर्शन हो जाता है, यानी 3 बार अगर किसी का अबॉर्शन हो जाए तो उसके बाद हम उसको रिकरेंट मिसकैरेजेस बोलते हैं या फिर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस यानी RPL हम उसको बोलते हैं। अगर किसी का एक बार मिसकैरेज होता है तो फर्दर प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार मिसकैरेज हुआ तो अगली बार मिसकैरेज ही होगा। अगली बार आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मली कंटिन्यू होने के अराउंड 90% चांसेस होते हैं। तो एक बार मिसकैरेज होने के बाद आप निराश ना हो, आप फर्दर फिर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मिसकैरेजेस के मोस्ट कॉमन रीजंस, कारण क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस की। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज के मेन इम्पॉर्टेंट कारण क्या क्या होते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो होता है बच्चे में ही कोई ना कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी होना, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है। इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी इन द फीटस। तो ये चीज़ पता लगानी बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगर किसी के बार बार मिसकैरेज होते हैं तो हम ये एडवाइस करते हैं कि जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन हैं, यानी जो भी सफाई करते हैं, DNC करते हैं, उसके बाद जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं अंदर बच्चे के, उसको हम कैरियोटाइपिंग या माइक्रोएरे टेस्ट के लिए भेजें, जिससे हमें ये पता लगता है कि बच्चे में क्या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है, क्या क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी है, और वो फर्दर आगे प्रेगनेंसीज़ में हो सकती है या नहीं। ऐसे में कई बार हम पेरेंट्स की भी कैरियोटाइपिंग के लिए एडवाइस करते हैं, यानी मदर और फादर का कैरियोटाइप का एडवाइस करते हैं कि उसमें कैरियोटाइप उनका नॉर्मल है या उनमें कोई प्रॉब्लम है, तो जिससे हम फर्दर ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकें। नेक्स्ट रीज़न जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत कॉमन है वो होता है मैटरनल एज। जैसे जैसे मदर की एज बढ़ती जाती है, ये अबॉर्शन होने का रिस्क इंक्रीज़ होता जाता है। तो इंक्रीज़ इन मैटरनल एज भी अबॉर्शन होने का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। इसके अलावा होता है वेट। अगर मदर बहुत ज़्यादा ओवरवेट या बहुत अंडरवेट है, इन दोनों ही रीजंस में अबॉर्शन के चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसीलिए ऑप्टिमम बॉडी वेट मेंटेन करना प्रेगनेंसी से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है क्रॉनिक मेडिकल इलनेसेस। अगर मदर को कोई लंबी बीमारी से वो परेशान है, पीड़ित है काफ़ी लंबे टाइम से, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन, हाई BP की प्रॉब्लम, या फिर डायबिटीज़, या फिर किडनी की कोई प्रॉब्लम है, या लिवर की कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्रॉनिक मेडिकल इलनेस उसको है, या फिर ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, ल्यूपस है, मतलब SLE है, इनमें से कोई भी अगर कोई क्रॉनिक मेडिकल इलनेस उसे है और वो कंट्रोल में नहीं है तो ये अबॉर्शन का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा और प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि थायराइड इलनेस, थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, दोनों ही तरह के थायराइड अगर अनकंट्रोल है, कंट्रोल में नहीं है, तो ये अबॉर्शन का रीज़न बन सकते हैं। किसी का प्रोलैक्टिन अगर एलिवेटेड होता है, या अगर कोई PCOD का पेशेंट है, तो इन रीजंस में भी हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से अबॉर्शन का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण और है अबॉर्शंस का, जिसको हम बोलते हैं APLA, यानी एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। ये एक तरह की बीमारी है, ये एक तरह की ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, यानी आपकी बॉडी खुद ही
एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है प्रेगनेंसी के अगेंस्ट, और जिसकी वजह से माइक्रोथ्रोम्बाई क्लॉट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ये क्लॉट्स जो हैं ये ब्लड सर्कुलेशन, जो बच्चे को छोटी छोटी नसें जो बच्चे को खून पहुंचाती है उसके अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है, जिससे बच्चे को ब्लड सप्लाई मिलना कम हो जाता है। ब्लड की जो क्लॉटिंग टेंडेंसी होती है वो इसमें इंक्रीज़ हो जाती है, और ये एक रीज़न होता है अबॉर्शन का। ये अबॉर्शंस भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्टली देखे जाते हैं। तो अगर आप इस प्रॉब्लम इसको पता लगाने के लिए भी ब्लड टेस्ट होते हैं जो आपके करवाए जा सकते हैं, और अगर आपको ये प्रॉब्लम डायग्नोज होती है तो ऐसे में इनॉक्सापेरिन यानी खून पतला करने के इंजेक्शंस थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको चलते हैं, जिससे कि खून पतला रहे और उसका बहाव जो है बच्चे तक वेल मेंटेन्ड रहे। इसके अलावा और जैसे जो मदर्स स्मोक करती हैं या अल्कोहल का सेवन करती हैं, ड्रिंक करती हैं, उनमें भी बच्चों को अबॉर्शन होने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। या कोई भी तरह के टॉक्सिन से, अगर लेड से या ऐसी किसी भी टॉक्सिन से आपकी एक्सपोज्ड है, तो ये भी एक अबॉर्शन का रीज़न हो सकता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस पे चलते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस यानी कि पहले 3 महीने गुजर चुके हैं और उसके बाद 20 वीक्स तक कभी भी आपका अगर अबॉर्शन हो जाता है तो उसको हम सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन बोलते हैं। इसमें रीजंस जो होते हैं वो होते हैं जैसे अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन मदर को हो गया है, जो भी वेजाइनल इन्फेक्शन है या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जो काफ़ी बढ़ गया है, ऐसे कंडीशन में कई बार सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शंस हो जाते हैं। और नेक्स्ट रीज़न होता है इनकॉम्पिटेंट ऑस। इनकॉम्पिटेंट ऑस एक तरह की जनरली सर्विक्स जो होता है वो क्या होता है, यूट्रस का माउथ, उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ और थिकनेस होती है, और वो यूट्रस वो पूरे टाइम 9th मंथ तक वो सर्विक्स जो है वो क्लोज रहता है और उसकी लेंथ मेंटेन रहती है। ऐसे में जो बेबी का वेट है वो यूट्रस जो है वो होल्ड कर पाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस में ये यूट्रस का जो माउथ है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो टाइम से पहले ही अपने आप छोटा पड़ जाता है और खुल जाता है। ऐसी कंडीशन में विदाउट पेन बच्चा जो है अपने आप यूट्रस का माउथ खुलता है और बच्चा बाहर निकल जाता है। इसको इनकॉम्पिटेंट ऑस बोलते हैं। तो इसको डायग्नोज करने के लिए जनरली एक टिपिकल हिस्ट्री होती है कि पहले कभी आपका ऐसे इस तरह 5वें-6ठे महीने में ऐसा कोई अबॉर्शन हुआ जिसमें अपने आप बच्चेदानी का मुंह खुल गया और बच्चा निकल गया, या पानी की थैली फट गई, या फिर इस तरीके से इससे हमें ये पता लग सकता है। या दूसरा तरीका होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में ट्रांसवेजाइनल स्कैनिंग के थ्रू हम यूट्रस के माउथ की जो लेंथ है उसको चेक करते हैं। ये जनरली 3rd मंथ वाले NT-NB स्कैन के दौरान किया जाता है, और उसमें अगर यूट्रस का माउथ की लेंथ छोटी आ रही है तो इसको आगे आपको अबॉर्शन ना हो उसके लिए एक सर्वाइकल स्टिच, मैकडोनल्ड स्टिच जिसको बोलते हैं, वो यूट्रस के माउथ पे लगाया जाता है, और जिससे कि आगे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपके जो यूट्रस का माउथ है वो प्रेगनेंसी के वेट को झेल सके और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो फुल टर्म तक पहुँचे। तो इनकॉम्पिटेंट ऑस भी सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन का एक इम्पॉर्टेंट कारण है। और कई बार किसी किसी के यूट्रस में कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी होती है, जैसे कि कोई मुलेरियन अनोमली है, यानी आपके यूट्रस के बीच में कोई दीवार है जिसको हम सेप्टम भी बोलते हैं, सेप्टेट यूट्रस बोलते हैं। ऐसे कंडीशन में भी सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस हो सकते हैं। या फिर यूट्रस यूनिकॉर्नुएट है, मतलब यूट्रस का एक ही हॉर्न है, या बाइकॉर्नुएट है। ऐसे कई तरह के यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ होते हैं जिसमें सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन के चांसेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं। और यूट्रस में कई बार फाइब्रॉइड्स होते हैं, ऐसी पोजीशन में फाइब्रॉइड्स हैं या कोई और प्रॉब्लम्स हैं, यूट्रस में कोई भी अबनॉर्मेलिटी है, वो सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन का रीज़न बन सकते हैं। अगर पूरी प्रेगनेंसी में किसी भी ड्यूरेशन में आप बहुत ही सीरियस किसी मेडिकल प्रॉब्लम से आपको झेलनी पड़ी है, जैसे अगर कोई हाई ग्रेड फीवर आपको प्रेगनेंसी में कभी भी हो जाता है, तो किसी भी टाइम प्रेगनेंसी में अबॉर्शन का वो कारण बन सकता है। और कई बार बहुत सी ऐसे बार ऐसे हमें देखा जाता है कि हमें प्रेगनेंसी में अबॉर्शन क्यों हुआ इसका रीज़न नहीं मिलता। कई बार पेशेंट्स बार बार अबॉर्शन के साथ आते हैं, लेकिन पूरा इन्वेस्टिगेट करने के बाद भी हम देखते हैं कि हमें कोई कारण नहीं मिलता। तो ये अनएक्सप्लेन्ड भी कई कंडीशंस में ये प्रॉब्लम रहती है। किन किन चीज़ों से अबॉर्शन नहीं होता, जो आपको समझने की ज़रूरत है। कई बार ये बहुत मिसकंसेप्शंस होते हैं कि मैंने ये किया था इसलिए मेरा अबॉर्शन हो गया। तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से अबॉर्शन नहीं होता। पहली चीज़, बहुत ज़्यादा किसी भी तरह का स्ट्रेस, एंग्जाइटी या टेंशन से अबॉर्शन नहीं होता। कभी भी पपीता खाने से, अंगूर खाने से, या कुछ भी खाने से, या फिर चाय कॉफ़ी पीने से या कोका कोला पीने से, इन चीज़ों से अबॉर्शन नहीं होता। एक नॉर्मल घर के काम करने से, नीचे झुकने से, उखड़ू बैठने से, पोछा लगाने से अबॉर्शन नहीं होता। सेक्स करने से अबॉर्शन नहीं होता। इसके अलावा कोई मॉडरेट वज़न आप उठाते हैं, मतलब बहुत हैवी वज़न नहीं, मॉडरेट वज़न उठाने से अबॉर्शन नहीं होता।
तो हमेशा अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दें कि मैंने ये किया था और इस वजह से मेरा अबॉर्शन जो है वो हो गया। तो आगे आपको अबॉर्शन ना हो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। फर्दर अबॉर्शन ना हो इसके लिए आपको सबसे पहली चीज़, आपको दिमागी रूप से कोई तनाव, कोई टेंशन और कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। अपने आप को ब्लेम नहीं करना कि मेरे को इस वजह से अबॉर्शन हुआ या इस वजह से मुझे अबॉर्शन हो गया। और आगे ये भी नहीं सोचना कि मेरा पिछली बार अबॉर्शन हो गया था, हे भगवान अब की बार क्या होगा, पता नहीं मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊंगी या नहीं, और नेगेटिव नहीं सोचना। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव रहेंगे तो बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है और आगे फर्दर प्रेगनेंसी कंटिन्यू होने में इससे आपको हेल्प ही मिलेगी। इसके अलावा जब भी जैसे ही आपको प्रेगनेंसी मिस होती है, जैसे ही आपके पीरियड्स मिस होते हैं, उसी टाइम आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। तो डॉक्टर आपको प्रॉपर्ली आगे के लिए गाइड करेंगे, नेसेसरी मेडिसिन देंगे, टेस्ट्स कराएंगे, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी आगे फुल टर्म तक हेल्दी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सके। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब भी आपका पहले अबॉर्शंस हुए हैं या जिसके अबॉर्शन नहीं भी हुए उसके लिए भी ये लागू होता है कि प्री कंसेप्शनल फोलिक एसिड आप स्टार्ट कीजिए। यानी प्रेगनेंसी के स्टार्ट होने से पहले ही, प्रेगनेंसी होने से पहले ही एटलीस्ट 3 महीने पहले से आपको फॉलिक एसिड की एक सिंपल सी छोटी सी टैबलेट आती है जो डेली एक बार खानी चाहिए। तो उससे आपकी बॉडी में ऑप्टिमम लेवल्स ऑफ फॉलिक एसिड मेंटेन होते हैं। इससे अबॉर्शन के चांसेस कम होते हैं और बच्चे में आगे जाके डिफेक्ट्स होने के चांसेस भी कम होते हैं। और अगर आप किसी क्रॉनिक मेडिकल इलनेस से पीड़ित हैं, यानी आपको पता है आप डायबिटीज़ है आपको, या फिर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, कोई किडनी की प्रॉब्लम है, कोई ल्यूपस की प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, थायराइड की कोई प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ें आप प्रेगनेंसी जब प्लान कर रहे हैं उससे पहले बिल्कुल वेल कंट्रोल्ड होनी चाहिए। जब ये वेल कंट्रोल्ड हो उसके बाद ही प्रेगनेंसी प्लान कीजिए, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी प्रेगनेंसी है जो वो हेल्दी जाएगी, आगे टर्म तक कंटिन्यू होएगी। और अगर आपको कोई भी तरह के वेजाइनल इन्फेक्शंस हैं, जेनिटल इन्फेक्शंस हैं, या आपको कोई भी इसी तरह की इन्फेक्शन से आप पीड़ित हैं, तो पहले उसको पूरी तरह से ठीक कीजिए और फिर उसके बाद प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस हुए हैं तो ड्यूरिंग द इंटरवल पीरियड, यानी जिस टाइम आपको प्रेगनेंसी नहीं है, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपने नेसेसरी टेस्ट्स और इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो करवाने चाहिए, ताकि अगर कोई कॉज है, एग्जैक्ट कॉज है, तो वो पॉइंट आउट हो सके, उसको रूल आउट कर सके और फिर उसका ट्रीटमेंट हो सके नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। अगर आपका रिकरेंट सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस हैं तो भी आपको एक बार अपनी यूट्रस की कैविटी की जांच करानी चाहिए कि अंदर कोई यूट्राइन अनोमली तो नहीं है, फाइब्रॉइड्स तो नहीं है, कोई सेप्टम तो नहीं है, जो कि एक प्रॉपर 3D अल्ट्रासाउंड से या फिर हिस्टेरोस्कोपी, जो कि बच्चेदानी के अंदर से दूरबीन की जांच होती है, उससे पता लगाया जा सकता है। और अगर उसका कुछ भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है तो वो ये इंटरवल ड्यूरेशन में किया जा सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपनी प्रेगनेंसी राइट टाइम पे प्लान कीजिए, राइट एज पे प्लान कीजिए। आजकल काफ़ी लेडीज़ बिकॉज ऑफ कैरियर या बिकॉज ऑफ व्हाटएवर प्रेगनेंसीज़ को डीले करते रहते हैं। तो प्रेगनेंसी को डीले करने से जैसे जैसे आपकी एज एडवांस होती है, जो एग की जो क्षमता होती है, एग की क्वालिटी होती है, वो धीरे धीरे उसकी क्वालिटी रिड्यूस होने लग जाती है और फिर अबॉर्शन के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो प्लान योर प्रेगनेंसी एट द राइट टाइम। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अपना बॉडी वेट जो है ना उसको ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन कीजिए। आप बहुत ओवरवेट या बहुत अंडरवेट जब हो तो कंसीव ना करें, पहले अपने बॉडी वेट को एक ऑप्टिमम लेवल पे ले आइए और उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी प्लान कीजिए। तो इस तरीके से भी आप अबॉर्शन से बच सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेड रेस्ट से कुछ नहीं होता एक्सेप्ट इन सर्टन सर्कमस्टांसेस, जैसे कि इनकॉम्पिटेंट ऑस का केस है, तब हम जरूर बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं। लेकिन नॉर्मली फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस के लिए बेड रेस्ट से कुछ नहीं होता। इनफैक्ट आप अगर अपना रेगुलर वर्क, अपना जॉब या अपना रेगुलर घर का वर्क करते रहेंगे तो आप दिमागी टेंशन से बचेंगे और उसमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू होने का ज़्यादा चांस है। बिल्कुल बेड पे लेटे रहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जो प्रेगनेंसी लॉसेस होते हैं वो एक 10 to 15% केसेस में जो लोग हैं वो प्रेगनेंसी लॉस जो है वो झेलते हैं। ये एक इमोशनली बहुत ही डिवास्टेटिंग चीज़ है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे और आगे ये सारे एडवाइसेस फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आगे जाके आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। 90% केसेस में पहले अबॉर्शन के बाद भी नॉर्मल प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है। 90% एक बहुत अच्छा रेशो है, तो इसलिए प्लीज़ नेगेटिव ना सोचें और पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ें।
एक चीज़ और मैं आपको इस बारे में बोलना चाहती हूँ कि कई लोग ये भी पूछते हैं कि हम नेक्स्ट प्रेगनेंसी कब प्लान कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप मेंटली और फिज़िकली आपकी बॉडी तैयार हो, तो आप अबॉर्शन के बाद नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। जनरली हम ये एडवाइस करते हैं कि आप 3 मंथ्स का गैप लें जब आपका पहले अबॉर्शन हुआ है, और उसके बाद ताकि आप इमोशनली और फिज़िकली दोनों रूप से स्वस्थ हो सकें, और साथ में इस ड्यूरेशन में आप फॉलिक एसिड भी खा सकें, और उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कीजिए। होपफुली मैंने इस वीडियो में आपके काफ़ी क्वेश्चंस के जवाब दिए होंगे। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिनका मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए, और फर्दर इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।